नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन बहिर्जनित बल के बारे में बात कर रहे थे और बहिर्जनित बल के कारण जो स्थलाकृति में परिवर्तन आता है अपर्दन और निक्षेपण से, उसमें अपन ने दो क्रियाओं को पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था जलप्रपात को। जलप्रपात के कारण जो अपर्दन और निक्षेपण होता है उसको अपन ने पढ़ लिया था, और नदी के द्वारा जो जब निक्षेपण और अपर्दन होता है उसको अपन ने चित्र के माध्यम से भी देख लिया था और पढ़ भी लिया था। आज अपन उससे आगे चलते हैं। नंबर 3 पॉइंट पर अपने आएगा कि जो समुद्री लहरें हैं या जो समुद्री तरंगे हैं उनके द्वारा अपर्दन और निक्षेपण होता है वो पढ़ेंगे। तो समुद्री तरंगों के द्वारा या समुद्री लहरों के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण कैसे होता है? जो समुद्र के अंदर बड़े बड़े सेलखंड होते हैं या चट्टानें होती है, उनसे लगातार समुद्री लहरें टकराती रहती है। जब ये समुद्री लहरें उससे टकराती है तो उस चट्टान से अपर्दन होता है, और जो अपर्दित अवसाद है उसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना निक्षेपण कहलाता है। तो चलिए अपन एक यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये अपन समझ सकते हैं कि ये एक चट्टान है, ये एक चट्टान है। चट्टान यहाँ पर क्या रहेगा? ये आपके समुद्र की लहरें आएगी। ये अपन ने बना ली समुद्र की लहरें। जब समुद्र की लहरें यहाँ से टकराएगी बार बार लगातार, तो यहाँ से क्या होगा? ये भाग अपर्दित होता जाएगा। ये भाग क्या होगा? अपर्दित होता जाएगा। अपर्दित होने का मतलब क्या हो गया? टूट रहा है निक्षेपण। फिर अपर्दित होने के बाद में क्या होगा? उसका लहरें वापस जाएगी, तो उस पदार्थ को वापस ले जाएगी, उसे कह देंगे निक्षेपण। लेकिन इस चट्टान में क्या परिवर्तन आएगा? तो चट्टान में ये परिवर्तन आएगा कि ये जो भाग है थोड़ा सा अंदर तक टूट जाएगा। ये लो, ये अंदर तक टूट गया। तो ये क्या होगा? जब यहाँ सामने, अभी यहाँ पर तो ये 2D है, अगर 3D चित्र के अंदर देखेंगे तो अपने को ऐसा लगेगा कि ये एक टकराने से क्या बन गई है? गुफा बन गई है। जब ये गुफा बन जाती है तो इसे क्या कहते हैं? जब गुफा बन जाती है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? समुद्री गुफा। भाई समुद्र के अंदर बनी है, तो ये लो समुद्री गुफा, ये बन गई अपने समुद्री गुफा। फिर यानी ये पानी तो लगातार टकराता रहेगा, इसी प्रकार अपर्दन करता रहेगा। अब क्या होगा? ये गुफा, पहले तो गुफा क्या होती है? जिसमें जाने का रास्ता है लेकिन आर पार नहीं है। लेकिन अब क्या होगा? वो यहाँ से इतना अपर्दित हो जाएगी कि एक आने और जाने का रास्ता यानी आर पार हो जाएगी। जब ये गुफा आर पार हो जाती है, यानी क्यों होगी? इसके कारण यहाँ पर लगातार ये अपर्दन चलता ही रहेगा, क्योंकि समुद्री लहरें तो लगातार आ रही है और अपर्दन के साथ में निक्षेपण होता ही रहेगा। अब जब ये लगातार ऐसा होता रहेगा तो ये क्या होगा? ये भाग यहाँ से टूट जाएगा और आर पार हो जाएगा। जब यहाँ पर ये आर पार हो जाता है तो अपन इसको कहेंगे नंबर 2 पर तटीय मेहराब। क्या कहेंगे? तटीय मेहराब। कैसे? देखो ये मेहराब आकृति है, ये जो आकृति है ना, देखो मैं बना रहा हूं जो ये आकृति, ये आपके मेहराब आकृति है। तो ये मेहराब आकृति बन जाने के कारण आर पार हो गया। मेहराब आकृति बन जाने के कारण अपन ने इसको क्या कह दिया? तटीय मेहराब। अब जब ये तटीय मेहराब बन गया है, लेकिन अपर्दन और निक्षेपण तो अभी भी चल रहा है, अपर्दन तो लगातार होता रहेगा। अब ये लहरें अपर्दित करेगी इसको, इस भाग को लगातार अपर्दित करती रहेगी। ये नहीं, लगातार ये लहरें टकराती रहेगी और इसका अपर्दन होता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा ये यहाँ से कटेगा, फिर यहाँ से कटेगा, कटता ही जाएगा, और एक समय आएगा जब ये पूरा ही कट जाएगा। तो ये एक सेलखंड कितने सेलखंडों में विभाजित हो जाएगा? 2 सेलखंडों में, अलग अलग खंडों के अंदर विभाजित हो जाएगा। यानी जो इसकी छत थी वो गायब हो जाएगी, जो मेहराब की छत थी वो क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। तो केवल 2 पत्थर अपने को नजर आएंगे, जिसे अपन कहेंगे स्केट। जिसे क्या कहेंगे? स्केट। तो अपने 3 क्रियाएं होगी। अगर समुद्री लहरें किसी समुद्र के अंदर की चट्टान से टकराती है तो 3 क्रियाएं होगी। सबसे पहले समुद्री गुफा का निर्माण होगा, फिर तटीय मेहराब का निर्माण होगा, और फिर स्केट का निर्माण होगा। आपको ये क्रम भी पूछ सकते हैं कि जो समुद्र के अंदर अपर्दन होता है उस अपर्दन में सबसे पहले क्या बनता है? अगर चट्टान है तो सबसे पहले समुद्री गुफा बनेगी, फिर तटीय मेहराब बनेगा और फिर स्केट बनेगा। अब यहाँ से ये 2 अलग अलग खंड हो गए। पहले एक ही शिला थी, अब 2 शिलाएं हो गई। तो यहाँ पर जब 2 अलग अलग शिलाएं हो गई तो इसको अपन ने क्या कह दिया? स्केट नाम दे दिया। तो अपन यहां से लिखना शुरू करते हैं। नंबर 3 हेडिंग डालते हैं। 2 तो अपन ने कल कर ली थी, समुद्री लहरों, या इन्हें और नाम क्या देते हैं? तरंगे द्वारा अपर्दन
और निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण, क्योंकि अपर्दन होगा लहरें तो चलती रहेगी, उस अपर्दित हुए भाग को जो छोटे छोटे कण के रूप में अपर्दित हुआ है उन्हें तो लहरें लेकर जाएगी, तो उसे अपन ने क्या नाम दे दिया, निक्षेपण। तो समुद्री लहरों के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले समुद्री गुफा का निर्माण होगा, तो अपन यहां पर स्टार बनाकर लिख लेते हैं, समुद्री लहरें सेलों से लगातार टकराने से दरार उत्पन्न होगी और यह दरार बड़ी होकर गुफा नुमा आकृति का निर्माण करेगी, जिसे समुद्री गुफा, इसको बंद कर लो बॉक्स में, कहते हैं। तो ये हो गया समुद्री गुफा का। फिर हो जाएगा समुद्री गुफा का लगातार अपर्दन होने के कारण, समुद्री गुफा का लगातार अपर्दन होने के कारण मेहराबदार आकृति शेष रहेगी और सेल मध्य से कट जाएगा। सेल बीच में से, मेहराबदार आकृति शेष रहेगी, सेल यहां से बीच में से आर पार हो जाएगा, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। फिर ये तटीय मेहराब हो गया। लगातार अपर्दन होने से क्या होगा, मेहराब की छत भी चली जाएगी, जिसे अपन स्केट कहेंगे। यहां लिख लेते हैं लगातार अपर्दन। ये अपर्दन क्यों हो रहा है, क्योंकि लगातार समुद्री लहरें चल रही है, होने के कारण मेहराब की छत भी शेष नहीं रहेगी, केवल दो दीवारें रहेगी, जिन्हें स्केट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, स्केट कहते हैं। अब आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई होगी। चलो एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं। समुद्री लहरों के द्वारा जो अपर्दन और निक्षेपण होता है, उसे देखो, समुद्री लहरें सेलों से लगातार टकराएगी, लगातार टकराने से दरार उत्पन्न होगी, ये दरार बड़ी हो जाएगी तो गुफानुमा आकृति ले लेगी। तो इस गुफानुमा आकृति को अपन क्या कहेंगे, समुद्री गुफा कहेंगे। समुद्री गुफा में लगातार अपर्दन होता रहेगा तो केवल छत बचेगी, केवल क्या बचेगी, ये छत बचेगी। अब लगातार अपर्दन होने से क्या होगा, ये छत शेष रहेगी। अब इसे अपन क्या कह देंगे, तटीय मेहराब कह देंगे। और इस तटीय मेहराब में भी लगातार अपर्दन होने के कारण मेहराब की छत भी शेष नहीं रहेगी, नहीं जो शेष छत थी ये भी अपर्दित हो जाएगी। अब केवल दो दीवारें शेष रहेगी, जिसे अपन स्केट कहेंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब आपके सामने एक चित्र भी आ रखा होगा। इस चित्र में आप देख रहे हो तीन आपको यहाँ पर सेल दिखाई दे रहे हैं। पहला आपके है समुद्री गुफा का, ये इस प्रकार समुद्री गुफा का निर्माण होता है। दूसरा आपके है तटीय मेहराब का, तो ये यहाँ पर जो दूसरा चित्र है इसमें तटीय मेहराब देखो दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाया जा रहा है।
और तीसरा है ये है तटीय मेराब का अपरदन होने से निर्मित स्केट। ये स्केट भी तटीय मेराब के कारण ही होता है। ये तीनों है आप इस चित्र की सहायता से और अधिक समझ पाएंगे। अब देखो, अब समुद्र के अंदर दो क्रियाएं और होती है, एक होता है समुद्र भृगु और एक होता है समुद्र पुलीन। बहुत बार इन दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपन इन दोनों को भी समझ लेते हैं। एक होता है आपके समुद्र भृगु और एक होता है आपके समुद्र पुलीन। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। समुद्र भृगु किसे कहते हैं? अपन समुद्र भृगु से पहले चित्र से समझते हैं। देखो, ये यहां पर समुद्र का जल है, ठीक है। इस समुद्र के जल से ऊर्ध्वाधर, ये यहां पर ऊर्ध्वाधर, लगभग ऊर्ध्वाधर होगा, जरूरी नहीं है बराबर ऊर्ध्वाधर हो, लगभग ऊर्ध्वाधर भाग के अंदर उठे हुए सेलखंड या चट्टान को अपन क्या कहेंगे? समुद्र भृगु कहेंगे। समुद्र के जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे सेल को समुद्र भृगु कहेंगे। हो गई इसकी परिभाषा। चलो इसकी लिख लेते हैं। समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे सेल या चट्टान को समुद्र भृगु कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा समुद्र भृगु किसे कहते हैं। आप केवल चित्र के माध्यम से समझ लीजिए, परिभाषा आप अपने आप बना लोगे। ये यहां पर समुद्र का जल, ये समुद्र जल के ऊपर का भाग, यानी समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर, जरूरी नहीं हमेशा ऊर्ध्वाधर होगा, लगभग ऊर्ध्वाधर उठे सेलखंड या चट्टान को ये अपन क्या कहते हैं? समुद्र भृगु कहते हैं। और यहां पर समुद्र पुलीन क्या हो गया? देखो, समुद्र पुलीन क्या होता है? आपने यहां पर सबसे पहले तीन चीजें क्रियाएं पढ़ी थी, उसके अंदर क्या थी कि भाई यहां पर अपरदन होगा। किस किस से होगा? चाहे आप समुद्री गुफा का नाम ले लो, तटीय मेराब का नाम ले लो या स्केट का नाम ले लो, निर्माण होते समय क्या हुआ? अपरदन हुआ। अब उस अपर्दित पदार्थ, यह अपन ने कल अपर्दित पदार्थ को एक और नाम दिया था अवसाद। अब उस अपर्दित पदार्थ को ले रहे हैं कहीं पर तो लाकर जमा करेगी। अब ये ले रहे क्या करती है? देखो यहां पर इसको भी समझने की कोशिश करते हैं चित्र के माध्यम से। ये समुद्री लहरें हैं, अपने अपर्दित पदार्थ को लेकर आ रही है और लहर क्या करती है? यहां पर लाकर जमा कर देती है। वापस तो लहर अंदर चली गई, लेकिन ये अपर्दित पदार्थ, ये यहां पर बना देता हूं एक लाइन, और यहां पर ये क्या हो जाता है? अपर्दित पदार्थ जमा हो जाता है। जो ये अपर्दित पदार्थ जमा होता है इसे ये अपन क्या कहते हैं? समुद्र पुलीन कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? समुद्री लहरों या समुद्री तरंगों के द्वारा जो अवसाद लाकर एक जगह जमा किया जाता है उसी को ही समुद्र पुलीन कहते हैं। या अपन इसे तटीय मैदान से याद रख लो। ये क्या हो गया? तटीय मैदान। अपन इसे तटीय मैदान कैसे याद रख लो? समुद्र पुलीन क्या है? तटीय मैदान। तट पर आपने देखा होगा समुद्र की रेत होती है। अब वो रेत कौन लेकर आ गया है? अवसादी हो गई रेत। ये कौन लेकर आ रहा है? समुद्र की लहरें। तो समुद्र पुलीन क्या हो गया? समुद्री लहरों के द्वारा। अब समुद्री लहरों की जगह आपने अगर जल लिख दिया तो भी गलत नहीं है, तरंग लिख दिया तो भी गलत नहीं है। समुद्री लहरों के द्वारा अवसादों को तट पे लाकर जमा करना ही समुद्री पुलीन कहलाता है। ये तट पर जमा जो अवसाद है ये किसके द्वारा लाया गया है? समुद्री जल के द्वारा लाया गया है। इसे ही समुद्र पुलीन कहते हैं। तो लिख लो इसकी भी परिभाषा। समुद्री लहरों के द्वारा अवसाद को तट पर लाकर जमा करना ही समुद्री पुलीन है। ठीक है, तो ये हो गया आपके समुद्री पुलीन। तो एक बार अपन इन दोनों को वापस रिवाइज कर लेते हैं। समुद्री लहरें, ये समुद्री भृगु क्या होता है? समुद्री भृगु होता है समुद्र का जल के ऊपर, समुद्र के जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से जो चट्टान उठी हुई है उसे अपन समुद्री भृगु कहेंगे। समुद्री पुलीन क्या होगा? समुद्र की लहरों के द्वारा जो अवसाद है उसको बाहर लाया जाएगा, उसे अपन समुद्री पुलीन कहेंगे। तो आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।
आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो समुद्री लहरें तो अपने कंप्लीट हो गई। अब अपने और भी किसके द्वारा अपरदन और निक्षेपण होता है? और भी होता है, अपन ने लिखा था पहले भी, हिमनद के द्वारा। तो हिमनद के द्वारा जो अपरदन और निक्षेपण होता है उसको भी एक बार यहां देख लेते हैं। तो यहां पर सीधा ही लिख देता हूं, हिमनद के द्वारा अपरदन और निक्षेपण। नंबर 4, हिमनद के द्वारा अपरदन और निक्षेपण। हिमनद का एक और नाम आता है, हिमनद का नाम आता है हिमानी। हिमानी और हिमनद एक ही है। वास्तविक रूप से हिमानी होती क्या है या हिमनद होता क्या है? जो बर्फ की नदी होती है, जो हिमनद, हिम का मतलब बर्फ, नद का मतलब नदी, जो बर्फ की नदी होती है उसे ही हिमनद कहते हैं। हिमनद जब, अब पहले तो बात आती है यार होगा कहां पर? समुद्र के तट पर होगा क्या? नहीं होगा। तो पठारी इलाकों के अंदर होगा? नहीं, पठारी इलाकों के अंदर भी नहीं होगा। तो रेगिस्तान में हो ही नहीं सकता। तो होगा कहां पर? पहाड़ों पर होगा। जब पहाड़ों पर ये हिमनद रहेगा तो ये ढलान से नीचे आएगा, साथ में क्या करेगा? साथ में अपरदन करता हुआ आएगा और उस अपरदित चीज को नीचे लाएगा। तो हमेशा याद रखना, जो हिमनद होता है वो गोलाश्म मिट्टी को लेकर आता है। हिमनद किसका अपरदन करता है? गोलाश्म मिट्टी व गोलाश्म पत्थरों का अपरदन हिमनद करता है। अब जो हिमनद कहीं गिरता है तो बड़ा होने के कारण गर्त बन जाता है और इसी गर्त के अंदर धीरे धीरे हिमनद जमा हो जाता है। जब गर्मियों के दिनों में ये हिम यानी बर्फ पिघल जाती है तो ये पानी का रूप ले लेती है और वहां पर एक झील का निर्माण हो जाता है। हो गया हिमनद। तो चलो एक बार हिमनद को भी लिख लेते हैं। हिमनद का एक दूसरा नाम क्या हो गया? हिमानी। ये लो अपन ने हिमानी लिख दिया। इसका तात्पर्य क्या हो गया? बर्फ की नदी। अपने साथ में किसका अपरदन करती है? ये अपरदन करती है गोलाश्म मिट्टी व पत्थर, रेत, कंकर का। ये तो होता ही है, मूल से ये हो जाएगा गोलाश्म मिट्टी का। अब देखो, अगर जल के द्वारा अपरदन करके निक्षेपण यानी एक जगह जमा करते हैं, उस मिट्टी को कहते हैं अपन जलोढ़ मिट्टी। और ये हिम के द्वारा हो रही है तो इसके द्वारा अपरदित पदार्थों को हिमोड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमोड। ये एक नया शब्द है। जल के द्वारा अपरदित पदार्थ जलोढ़, हिम के द्वारा, हिम का मतलब क्या हो गया? बर्फ। बर्फ के द्वारा अपरदित पदार्थ क्या हो गया? हिमोड। ये एक नया शब्द हो गया। और अब इसके द्वारा क्या होता है? अपरदन के दौरान गहरे गर्त का निर्माण। इस अपरदन के दौरान किसका निर्माण हो जाता है? गहरे गर्त के दौरान, गहरे गर्त का निर्माण हो जाता है। जैसे यहां पर देखिए, यहां अपरदन हो रहा है, यहां पर एक गर्त बन गया। अब इस गर्त के अंदर बर्फ तो यहां पर रह जाएगा, बर्फ यहां पर रह गया, फिर यहां से पैक होने के बाद तो बर्फ आगे चला गया। लेकिन गर्मियों के दिनों में ये बर्फ किसके रूप में बदल जाएगा? जल के रूप में बदल जाएगा। और ये जो जल के रूप में बदल गया है इसका नाम क्या दे देंगे? झील, या इसे स्थानीय भाषा में कह देंगे ताल। तो ये झील या ताल का भी निर्माण करता है। अपरदन के दौरान गहरे गर्त का निर्माण हो जाता है जिसमें बर्फ जम जाती है और गर्मियों के समय में यहाँ झील या ताल का निर्माण हो जाता है। झील या किसका निर्माण हो जाता है? ताल का निर्माण हो जाता है। बस ये हो गया हिमनद के द्वारा अपरदन और निक्षेपण। चलो एक बार अपन इसको वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हिमनद को क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। होती क्या है? बर्फ की नदियां होती है। इसके द्वारा अपरदन किसका होता है? गोलाश्म पत्थर, गोलाश्म मिट्टी का होता है, पत्थर का होता है, रेत का होता है, कंकर का होता है। और भी लिखना चाहो तो लिख लो।
तलछट का भी होता है, तलछट भी लिख लो, ये सारे एक ही बात है। अवसाद, इनको सबको समूह के रूप में अपन अवसाद भी कह सकते हैं, ठीक है। इन सब का क्या होता है, अपर्दन होता है। जब इसका अपर्दन होता है तो इस अपर्दित पदार्थ को अपन क्या कहेंगे, हिमोड कहेंगे। ये नाम अपने को याद रखना है। जल के द्वारा अपर्दित पदार्थों का नाम हो गया जलोढ़, हिम के द्वारा अपर्दित पदार्थों का नाम हो गया हिमोड। अपर्दन के दौरान गहरे गत का निर्माण हो जाता है, वहां पर क्या होता है, जिसमें बर्फ जम जाती है। अब बर्फ गर्मियों के समय में पिघल जाती है और ये झील का निर्माण या ताल का निर्माण कर लेती है। तो ये हो गया हिम के द्वारा अपर्दन और हिमनद के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण। तो चलिए इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं। अब यहां पर देखते हैं अगला जो अंतिम पॉइंट जो आ रहा है वो है पवन के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण। अब पवन के द्वारा किस प्रकार, पवन का मतलब क्या हो गया, वायु। तो वायु के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण किस प्रकार होता है। अपर्दन का मतलब क्या हो गया कि भाई उस सेल खंडों का छोटे छोटे भागों के अंदर विभक्त होकर टूटना, ये हो गया अपर्दन। निक्षेपण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो नंबर 5 पर अपन पढ़ेंगे पवन द्वारा अपर्दन और निक्षेपण। पवन द्वारा अपर्दन और निक्षेपण, पवन या हवा होती है वो किसी भी सेल खंड के ऊपरी भाग से ज्यादा नीचे वाले भाग पर ज्यादा दबाव डालती है। ऊपरी भाग में दबाव डालती कम है और नीचे वाले भाग में दबाव ज्यादा डालती है। जब दबाव जहां पर ज्यादा डाला जाएगा तो अपर्दन भी वहां से ज्यादा होगा। जैसे अपन यहाँ पर देखिए, मैं इसकी बात करता हूँ, एक सेल खंड बना लेता हूँ, ये बना लिया मैंने सेलखंड। वो ऊपरी भाग में भी उसी प्रकार चलेगी और निचली भाग में भी उसी प्रकार चलेगी, लेकिन जो दबाव होगा वो कहाँ ज्यादा होगा, नीचे के भाग में ज्यादा होगा। तो अपर्दन भी अधिक कहाँ पर होगा, अपर्दन भी अधिक कहाँ पर होगा, नीचे वाले भाग में ज्यादा होगा। जब नीचे वाले भाग में अपर्दन होगा तो इस प्रकार होगा। ये अपर्दन, ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये कटती हुई चीज है। अभी कितने सालों में होगी, हो सकता है 100 सालों में हो, 150 सालों में हो, 200 सालों में, मतलब इसका टाइम बहुत लंबा रहता है। क्योंकि अपर्दन जो अपने यहाँ पर किसी भी सेल का अपर्दन जल के द्वारा होता है तो वो तीव्र गति से होता है, और जब वायु के द्वारा होता है बहुत ही मंद गति से होता है, तो लंबे समय बाद में इसका अपर्दन होता है। तो यहाँ से अपर्दन, यहाँ इस प्रकार अपर्दन होता रहेगा, और अगर यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ पे भी इस प्रकार का अपर्दन हो जाएगा, यहां पर भी अपर्दन हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, वो सेल नीचे से तो क्या होगा, संकड़ा रहेगा, और ऊपर से क्या रहेगा, चौड़ा रहेगा। ये नीचे से सेल संकड़ा हो गया, ऊपर से क्या हो गया, चौड़ा हो गया। तो ये किसका निर्माण करेगा, देखो एक छातेनुमा आकृति आ गई यहां पर। ये देखो, ये ऊपर से तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, नीचे से संकड़ा, तो ऊपर से बड़ा और नीचे से संकड़ा होने के कारण ये किस प्रकार हो गया, छाते जैसी आकृति से बन गया। तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे अपन कहेंगे छत्रक। इसे अपन क्या कहेंगे, छत्रक। तो छत्रक का निर्माण कौन सा अपर्दन करता है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कौन सा अपर्दन करता है, पवन अपर्दन। पवन अपर्दन के द्वारा छत्रक का निर्माण किया जाता है। बात आ गई क्या समझ में। अब देखो, यहां पर पवन अपर्दन के द्वारा 2 और क्रियाएं होती है। अगर अपर्दन होगा तो यहां पर क्या होगा, उसका निक्षेपण भी तो होगा। अब इसका निक्षेपण देखो कैसे होता है, यहां से जो अपर्दित पदार्थ है ये हवा के द्वारा इधर आएगा, यानी हवा के द्वारा, या अपन ये कह सकते हैं किसी एक दिशा के अंदर जिधर हवा चलेगी वो अपर्दित रेत है, वो एक दिशा से दूसरी स्थान की ओर चलेगी। अगर बीच में कोई अवरोध आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये वायु के द्वारा जो कण लेकर आ रहे हैं मिट्टी के, वो यहाँ जमा होते जाएंगे। फिर धीरे धीरे ये कण यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जमा हो जाएंगे। यहाँ पर जमा होने के बाद वो किसका निर्माण कर लेंगे, एक छोटी सी पहाड़ी का निर्माण कर लेंगे। जब यहाँ पर अपर्दन हुआ तो किसका निर्माण हुआ, छत्रक का निर्माण हुआ। और वायु के निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ, एक अवरोध के कारण। याद रखना, ये मैंने यहाँ अवरोध बनाया, अवरोध के कारण एक पहाड़ी का निर्माण हुआ, जिसे अपन कहेंगे मिट्टी का टिब्बा या टीला। मिट्टी का टीबा या टीला, इसे अपन क्या कहेंगे, मिट्टी का टीबा या टीला। ये किसके कारण हुआ, कोई अवरोध के कारण। वायु अपर्दन से जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान आ रही थी तो बीच में अवरोध आया। इस अवरोध के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक मिट्टी की छोटी पहाड़ी बन जाएगी, जिसे अपन क्या कहेंगे, मिट्टी का टीबा या मिट्टी का टीला कहेंगे।
अब बात आती है सर अवरोध न हो तो चलो अपन यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं, इधर मिट्टी ये वायु अपर्दन इधर लाते हैं और अवरोध नहीं रखते हैं, तो ये मिट्टी क्या होगी, ज्यादा लंबी तो नहीं चलेगी, क्योंकि हवा के अंदर लंबी दूर तक कैसे जाएगी, उसका भार ज्यादा है, हवा तो आगे चली जाएगी, ये हवा आगे चली जाएगी, लेकिन अपर्दन यहाँ होता जाएगा। अब अवरोध न होने के कारण ये धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, ये आगे तक बढ़ता जाएगा, तो किसी प्रकार के टीले का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये आगे की ओर बस बढ़ता जाएगा। इस क्रिया को यहाँ पर तो मिट्टी का टीबा बना, यहाँ पर क्या बनेगा, लोएस, यहां पर क्या बनेगा, लोएस, ठीक है। तो यहां पर बन गया आपके लोएस। अब यहां पर तो ये बनेगा मिट्टी का टीबा और यहां पर बनेगा लोएस। अगर मैं बात करूं थार के रेगिस्तान की, थार के रेगिस्तान की बात करूं तो यहां पर क्या पाया जाता है, मिट्टी का टीबा या टीला पाया जाता है। और अगर मैं लोएस की बात करूं तो ये कहां पर पाया जाता है, चीन में। ये चीन में रेगिस्तान, जो लोएस प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं वो चीन में, भारत में लोएस प्रकार के रेगिस्तान नहीं पाए जाते हैं। और थार के रेगिस्तान में किस प्रकार का मरुस्थल है, वो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जहां पर ये अवरोध आते हैं और यहाँ पर टीलों का निर्माण होता है। भारत में लोएस प्रकार के जो रेगिस्तान है वो नहीं पाए जाते, मतलब यहाँ पर अवरोध आता है और एक टिब्बे का निर्माण या टीले का निर्माण होता है। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं, इनको थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसके अपर्दन से। अपर्दन से क्या होता है, अपर्दन से छत्रप का निर्माण होता है। तो यहां अपन लिख देते हैं वायु अपर्दन से छत्रप का निर्माण होता है। ये तो हो गया अपर्दन से। वायु निक्षेपण से नंबर 1 बालू के टीले या टिब्बा, और नंबर 2 लोएस का निर्माण होता है। और आपसे पूछ लिया जाए रेगिस्तान में जो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल के अंदर किस प्रकार के टिब्बे का निर्माण होता है, बालू के टिब्बे का निर्माण होता है। और लोएस प्रकार का जो रेगिस्तान है वो कहाँ पाया जाता है, चीन में, ठीक है ना। ये हो गया आपके पवन द्वारा अपर्दन। तो आपके ये पार्ट आज कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में अपन इसका चौथा भाग लेके यानी चौथा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमारे को बताइए, और आपको जो वीडियो अच्छा लगता है उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, जो पढ़ाई की मुख्य धारा से वंचित रहे बच्चे हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच पाएगा, जिससे जो हमारा उद्देश्य है शिक्षा को बहुत बड़ी क्षेत्र के अंदर पहुंचाना वो पूर्ण हो पाएगा। तो इस ऑनलाइन जो अपने एजुकेशन चल रहा है उसका फ़ायदा उठाइए, आप भी उठाइए और अन्य को भी बताइए, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।